औरतों के इतिहास को हमेशा मिटा दिया जाता है किसी भी तरह का दुनिया में। और ये सिर्फ 1984 से कत्लेआम की बात नहीं है, दुनिया में कभी भी कोई भी जंग होती है, दो आदमी उस जंग को शुरू करते हैं, दो आदमी टेबल पर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उस जंग को खत्म कर देते हैं। उसके बीच और उसके बाद जो औरतों के साथ होता है या बच्चों के साथ होता है, उसकी बात कभी नहीं की जाती। एक कहानी है दर्शन कौर की। कोर्ट में खड़ी है, चप्पल हाथ में है और वो इशारा करती हैं, जज साहब यही था आरोपी, इसी ने ही इस दंगे में मेरे परिवार की जान माल की हानि की है। उसके बाद उन पर हमला होता है, वो 10 दिन अस्पताल में भर्ती रही। उनकी ब्रेवरी की, उनकी जिजीविषा की, अदम्यता की थोड़ी कहानी। अब यहाँ दर्शन कहती हैं कि अब हमें लग रहा था कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है, अब क्या ही कर लोगे तुम। तो वहां पर ये औरतें मुकाबला करती हैं। और उसके बाद आज तक आप देखेंगे पिछले 40 साल से तो वो जो ट्रॉमा का साइकिल है वो आज भी वैसा है। मैं इस बात के लिए तो मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं जब इन लोगों से बात करने जाता तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी जिम्मेदार हूँ कि मैं बार बार इनसे वही बातें कर रहा था। हाँ, और वो बहुत ट्रिगरिंग है बात। सतवंत कौर की कहानी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। वो गर्भवती थी, उसके बावजूद उन पर जो ब्रुटैलिटी हुई उनके साथ, वो तो सियालदह जाने के लिए अपने जेठ से मिलने के लिए नए सूट बनवाए थे, पिकल अरेंज किया था, सास आने वाली थी, क्या कुछ घटा उनके साथ? वो एक ऐसी कहानी है ना जिसके लिए मैं आज भी जब सोचता भी हूँ उनके बारे में तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उनकी माँ का मृत शरीर घर पर है, लेकिन लखनऊ में जाकर उन्हें अपनी संगीत की परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि क्रिमेटोरियम के लिए भी तो पैसा चाहिए। 10 बरस बाद उनका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो बैठा हुआ है सीढ़ियों पर, क्योंकि बड़े बेटे की डेथ हो गई है। इस बार भी कोई सामने नहीं आएगा। और वो अंत में कहती हैं कि 10 साल पहले मैं यहाँ खड़ी जब मेरे पास अंतिम संस्कार की, माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, 10 बरस बाद बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। इनकी कहानी बताएं। इनकी कहानी से ना मुझे एक और कहानी लगती है कि ये बहुत औरतों की कहानी है, ये बहुत औरतों की कहानी है हिंदुस्तान में। वो सेल्फलेस होकर सबके बारे में सब कुछ करेंगी और सारी उम्मीदें भी उनसे ही हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक लोकतांत्रिक मुल्क में, एक संवैधानिक मुल्क में, तो कैसे इसका रिकॉन्सिलिएशन ढूंढा जाए? एक तो बुनियाद तो ये है कि सब जस्टिस दिया जाए, उसके अलावा और समाज को, सरकार को और जो सर्वाइविंग कम्युनिटी है, वो तीनों साथ में बैठ करके कैसे डिसाइड करें कि आगे का जो चार्टर, जो पाथ है, उसमें कोई भी बिटरनेस ना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से उनको भी एक क्लोजर मिले। जब हम क्लोजर की बात करते हैं तो ये लोग ना ही देख रहे हैं कि किसी को माफ करना है, ना ही ये चाहते हैं कि ये भूल जाएं। इनके लिए क्लोजर है कि आप एक्नॉलेजमेंट तो कीजिए। जैसे मुझे आज भी याद है, लक्ष्मी जी में उनके साथ बैठा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो कहती मुझे बहुत अफसोस है और मुझे इस बात का दुख होता है कि 1947 में हमारे बाप दादा उजड़ कर आए, हमें लगा ये हमारा घर है, और 1984 में जब हमारे साथ ये हुआ, सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हुए, तो उसके बाद उनके जहन में ये दिमाग आता है कि उनके जहन में एक बात आती है कि क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूं? नमस्ते, मैं दीपक तेनगुरिया किताबवाला में आपका स्वागत करता हूं। 31 जुलाई 2024 की ये तारीख है जब हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन किताबवाला में आज की किताब की पृष्ठभूमि 40 बरस पहले की है। 40 बरस पहले यानी साल 1984। साल 1984 के जाड़ों में सिख विरोधी दंगे हुए, महिलाओं की आबरू लुटी। 3000 का सरकारी आंकड़ा है, लेकिन हमारे कुलगोत्र कवि कह गए हैं कि मनुष्य सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 3000 के सरकारी आंकड़े में सिखों को बहुत ही ब्रुटैलिटी से उनकी हत्याएं की गई और आज तक जो परिवार है वो सदमे से उबर नहीं पाए हैं। आज हम उन कहानियों पर बात करेंगे। जैसे एक महिला है, सुखविंदर कौर नाम है, उनकी माँ का मृत शरीर अपने घर में रखा है, लेकिन वो लखनऊ में है, एक परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि शवदाह के लिए, अंतिम संस्कार के लिए भी तो पैसे चाहिए। एक बुजुर्ग दादी हैं, हमारी आपकी दादी जैसी होंगी, वो आज भी दरवाजे पर धमधम की आवाज़ से डर जाती हैं, क्योंकि 40 बरस पहले कुछ लोग आए थे इसी धमधम की आवाज़ के साथ और उनका परिवार ख़त्म कर गए थे, उनका घर लूट ले गए थे, उनके पति की हत्या कर दी थी। एक और महिला हैं जिनके एक बच्चे को सिर्फ गले में टायर और रजाई डालकर जला दिया गया है जिंदा। उनके बेटे का पेट खुला हुआ है और वो अपने पेट पर घूंसे मार रही हैं, अपने बाल नोच रही हैं। इन सब कहानियों को आज हम दर्ज करेंगे, क्योंकि मेरे आज के लेखक का दावा है कि ये कहानियाँ एंटी सिख दंगों की जो ये कहानियाँ हैं, ये कभी महिलाओं के एंगल से सामने नहीं आई। आज की किताब है
द कॉर्स ऑफ 1984। इसे लिखा है सनम सुतरत वजीर ने। किताब की कीमत है 399 रुपये। हार्पर कॉलेज से किताब छपी है। सनम एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए काम कर चुके हैं, इससे पहले भी वो 2 किताबें लिख चुके हैं, और जितनी भी जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस होते हैं जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, तो उसको वो लगातार दर्ज करते रहे हैं। सनम, स्वागत है आपका किताब वाला में। थैंक यू। किताब में दाखिल होने से पहले, क्योंकि मैं बड़ा आकर्षित रहता हूं कि कोई भी लेखक अपनी किताब का टाइटल कैसे चुनता है। द कॉर्स ऑफ 1984, हमारे जो दर्शक बिल्कुल स्टार्टर्स हैं या मेरी जैसी जेनजी जनरेशन के हैं, द कॉर्स ऑफ 1984 में कौर कौन है? सो कॉर्स ऑफ 1984 बेसिकली जब मैंने काम करना शुरू किया था 1984 सिख कत्लेआम पे, तो उस समय जब मैं जाता था, पीड़ितों से मिलता था, पीड़ित परिवारों से मिलता था, तो उनमें से एक परिवार में एक लड़की ऐसी थी जो मुझसे बात नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी। जब मुझे 1.5-2 साल हो गए वहाँ लगातार जाते, लोगों से मिलते, बात करते, तो एक दिन मैं वापस गया उसी मोहल्ले में बात करने के लिए। तो उस दिन काफ़ी बारिश थी, तो जहाँ जिनसे मैं मिलने गया था उनके घर पे ताला था। ये उनके घर के साथ रहते थे, और उन्होंने देखा मुझे कि मैं बारिश में भीग रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अंदर आ जाइए। तो जब मैं अंदर बैठा, उन्होंने उस बार भी मतलब कुछ बात ना हुई, सिर्फ चाय पिलाई, और इतनी देर में जिनसे मैं मिलने गया था वो आ गए। पर कुछ महीने बाद जब मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? सब बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं 84 की लड़की हूँ। मुझे, आप जब कोई भी ऐसी बात सुनते हैं तो आपको लगता है शायद यहाँ ये 84 में पैदा हुई हैं, या इन्होंने बाकी सब बच्चों की तरह अपने पिताजी के साथ वो होते देखा जो यहाँ बहुत से बच्चों ने देखा है। मगर जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं 84 की लड़की हूँ, मैं इसलिए बात नहीं करती ज़्यादा। मतलब उनका कहने का ये था कि 1984 कत्लेआम के समय उनका गैंगरेप हुआ था, और उसके बाद वो बताती हैं कि जब उनको घसीट के अंदर लेकर जा रहे थे तो उनकी मदर वहीं खड़ी थी, और वो अपनी मम्मी को पंजाबी में कहती हैं कि मम्मी मैनू छड़ के ना जाई। छत पे खड़ी थी माँ? नहीं, वो मदर को कह रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाना यहाँ पर। तो फिर उनकी मदर, वो कहती हैं कि मेरी मदर इंतज़ार करती रही बाहर, मगर क्योंकि सबको पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। और ये हर कत्लेआम या कहीं भी जंग होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जंग है दुनिया में ना, वो औरतों के शरीर पर लड़ी जाती है। तो उसके बाद से ये जो इनका स्टोरी था, ये काफ़ी मतलब मेरे जहन में बैठ गया। और ये इकलौती नहीं थी, ऐसी बहुत और लड़कियां थी, ऐसी बहुत और कॉर्स ऑफ 1984 हैं जिनके बारे में बात नहीं होती है। तो ये बुक का वही एक कोशिश है कि औरतों के इतिहास को हमेशा मिटा दिया जाता है किसी भी तरह का दुनिया में। और ये सिर्फ 1984 से कत्लेआम की बात नहीं है, दुनिया में कभी भी कोई भी जंग होती है, 2 आदमी उस जंग को शुरू करते हैं, 2 आदमी टेबल पर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उस जंग को ख़त्म कर देते हैं। उसके बीच और उसके बाद जो औरतों के साथ होता है या बच्चों के साथ होता है, उसकी बात कभी नहीं की जाती। तो इस बुक का अटेम्प्ट यही है कि जितना औरतों का हिस्ट्री इरेज हुआ है हिस्टोरिकली, और खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। तो वो अटेम्प्ट है कि वो उनकी बात उनकी ज़ुबानी किताब में दर्ज करने की कोशिश की गई है, इसलिए कॉर्स ऑफ 1984। मैं इस क्यों को थोड़ा और टटोलना चाहता हूँ। 1984 में आपने कहा कि महिलाओं की कहानियाँ नहीं आई, जैसे आपकी किताब का जो सबटाइटल वही है, द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरीज ऑफ सिख वुमेन। ये क्यों पर मेरा थोड़ा फोकस है कि 40 बरस बाद जब लगातार रिकॉर्ड टेस्टिमनीज दर्ज हो रही थी, कमीशन बन रहे थे आसपास में, मतलब जैसे जो एनजीओज हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बाकी वो लोग भी दर्ज कर रहे थे, तो महिलाओं की कहानियाँ इतनी इनविजिबल क्यों रही तब जब वो विजिबल है? मतलब महिलाओं की जो ट्रेजेडी है वो विजिबल है, जो परिवार हैं उनका महिलाएं हिस्सा हैं, तो इनकी कहानियाँ इनविजिबल रही क्यों? आप इसके क्या कारण पाते हैं इस पूरी अपनी जर्नी रिसर्च के दौरान? आई थिंक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, कि जब इतना बड़ा कत्लेआम हो गया है, और अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो वो कहते हैं कि 3000 के करीब सिख मारे गए। तो उस सब में हुआ ये कि आप फोकस कर रहे हैं कि सिख मारे गए, मारे जाने का पैटर्न क्या था, किस तरह मारे गए, औरतों के साथ क्या हुआ, और बहुत सी कम औरतों ने बोला कि जिनके साथ बलात्कार हुए या कोई भी शारीरिक उत्पीड़न हुआ, तो उन्होंने बहुत कम बात करी उसके बारे में।
मगर ज़्यादा फोकस उसी पे रहा कि कत्लेआम किस तरह हुआ। और एक ये भी कारण था कि आप सडनली एक एक कत्लेआम हो जाता है, एक डर का माहौल है, तो कितने लोग बात कर सकते हैं, कितने लोग बात नहीं करते हैं, वो भी एक कारण था। दूसरा, जिंदगी की जद्दोजहद में जब आपको आपके घर तक खाना लाना है, एक उसमें मैं बोलूँगा हम सब भी कसूरवार हैं कि जब मैं हम सब बोल रहा हूँ एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली कि ये औरतों की कहानियाँ बाहर क्यों नहीं आई, सिर्फ वो वहीं 3 दिन 4 दिन तक क्यों सीमित रह गई, जबकि उससे कत्लेआम के बाद की अगर हम बात करें 40 साल हो गए, तो जो वो ट्रॉमा ऑफ साइकिल है वो बंद नहीं हुआ है ना। आपने सिर्फ उस 7-8 दिन की बात कर दी, आपने बोला 31 अक्टूबर से लेके कई जगहों पे सिर्फ 3 नवंबर तक की बात है या 10 नवंबर तक बात है। उसके बाद आपने बोला कि हाँ इनको रिहैबिलिटेट कर दिया हमने, एक घर का कमरा दे दिया, ये वहाँ चले गए, फिर ऑफ कोर्स किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर असली जद्दोजहद तो तब शुरू हुई ना, और हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। यहाँ पर ऐसे एक बिल्कुल मैं अपनी मदर का वाकया देना चाहूँगा। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद हमने देखा कि सडनली ना हमारा समाज ऐसा है कि वो सब औरत से बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वैसे भी हर जगह औरत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधी जाती हैं, और मेरे पिताजी की डेथ के बाद हमने ऑब्जर्व करा कि सडनली एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि मेरी मदर एक तरीके से तैयार होंगी, एक तरीके से आएंगी। पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है ये बात बताते हुए कि जब मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार था तो उन्होंने बात बोली कि मैं इनसे आखिरी बार मिल रही हूँ, मुझे इनको फेयरवेल देना है, मैं और इनके बच्चे तुम अपने बेस्ट में आओगे, अपने ये तुम्हारे फादर का आखिरी फेयरवेल है, तुम अपने बेस्ट में आओगे। और वो एक तरह से उन्होंने एक जो औरतों के लिए वो एक दीवार बनाई है ना, वो दीवार उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो अब आप इमेजिन कीजिए ये वो औरत है जिसके पास एजेंसी है, वो ऐसा सोच सकती है, कर सकती है। और ये अभी की बात है, 7-8 साल पहले की। मगर 40 साल पहले इन औरतों के लिए ना कि इनका घर बार उजड़ गया था, सब खत्म हो गया था, मगर उसके बाद गार्डियंस बहुत ज्यादा पैदा हो गए थे। तो जब आपके, ये बहुत आम बात है, और जब गार्डियंस बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे तो एक लाइफ बहुत कंट्रोलिंग हो गई थी। इनके बिहाफ पर जो लोग बचे थे वो डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से इनके बहुत से नैरेटिव्स जो हैं वो दब गए। एक कहानी है दर्शन कौर की। कोर्ट में खड़ी हैं, चप्पल हाथ में है, और वो इशारा करती हैं, जज साहब यही था आरोपी, इसी ने ही इस दंगे में मेरे परिवार की जान माल की हानि की है। उनके उसके बाद उन पर हमला होता है, वो 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहीं। उनकी ब्रेवरी की, उनकी जिजीविषा की, अदम्यता की थोड़ी बताएं कहानी। अब मैं जब भी दर्शन से मिलता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़, मैं और इन सब औरतों से जब भी मैं मिला हूँ तो मुझे ये बात, मैं ना सच में मैं भी समझना चाहता हूँ कि इतना स्ट्रेंथ, इतना हिम्मत ये लोग कहाँ से लाते हैं। क्योंकि जिस आप इमेजिन कीजिए कि उसी रात में 1 तारीख की रात को सुबह में दर्शन जी के पति की डेथ हो जाती है। उनके पति के बड़े भाई को उनका पेट काट दिया जाता है, वो अपने घर के बाहर पड़े हैं जहाँ, और दर्शन का एक बच्चा लापता है, और एक बच्चे को रॉड से अटैक किया जाता है। और ये सारी जो औरतें बच गई हैं घर की, ये सारी पनाह ढूंढ रही हैं। और शर्म की बात है कि देश की राजधानी में एक मॉडर्न इंडिया जो नेहरू बिल्ड कर रहे थे, जो मॉडर्न इंडिया का विजन था, उसी राजधानी में ये औरतें और कई हजार औरतें दिल्ली की सड़कों पे अपनी सुरक्षा के लिए भाग रही थी। दर्शन कौर बताती हैं कि कैसे वो अगर पुलिस के पास गई मदद के लिए तो उन्होंने मदद नहीं करी। उस ऑफिसर ने इनको ये बोला कि मैं आपको सिर्फ खाना खिला सकता हूँ, पर आप यहाँ से चले जाओ, मेरी नौकरी को खतरा है। वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो आगे जाती हैं तो वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने देखा कि एक ट्रक में लाशें हैं और वो लाशें फेंकी जा रही हैं। फिर आगे जाती हैं, मदद मांगती हैं पुलिस से, फिर मदद नहीं मिलती, फिर गुरुद्वारे में आती हैं। जब वो गुरुद्वारे में आती हैं तो उस गुरुद्वारे पर अटैक हो जाता है। अब यहाँ दर्शन कहती हैं कि अब हमें लग रहा था कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है, अब क्या ही कर लोगे तुम। तो वहां पर ये औरतें मुकाबला करती हैं और वो मॉब वापस होती है, और वो मॉब वहां खड़ा रहता है। वो जो हजूम आता है वो वहां पूरी रात खड़ा रहता है और ये मुकाबला करती हैं औरतें। फिर दूसरे दिन ये उस जगह को फिर छोड़ती हैं। फिर उसके बाद कहाँ कैसे उनको कैंप्स में रहना पड़ा, और ऐसा नहीं था कि कोई कैंप में बंदोबस्त था, कोई इंतजाम था, वैसा भी कुछ नहीं था। और फिर जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो दर्शन के साथ सबसे बड़ा वाकया एक ये भी हो गया कि उनको इस बात के लिए भी लड़ना पड़ा कि वो अपने पति की बीवी हैं और उनके पति शादीशुदा थे।
जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जब खासकर जब औरत हिंदुस्तान में, आई थिंक एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, जब आपका पति गुजर जाता है, औरत को सिर्फ उसी के साथ देखा जाता है, उसको यूनिट देखा जाता है कि ये बस यही यूनिट है। तो उसके बाद कैसे उनको इस बात के लिए भी अपना नाम दर्ज कराने में उस लिस्ट में कि वो पीड़ित हैं, वो उसके लिए भी उनको एक अलग जंग लड़नी पड़ी। और उसके बाद आज तक आप देखेंगे पिछले 40 साल से तो वो जो ट्रॉमा का साइकिल है वो आज भी वैसा है। मैं इस बात के लिए तो मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं जब इन लोगों से बात करने जाता तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी जिम्मेदार हूँ कि मैं बार बार इनसे वही बातें कर रहा था। हाँ, और वो बहुत ट्रिगरिंग है बातें। और मुझे याद है दर्शन जी कई बार ऐसा होता था कि वो कहती थी अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो वो मैंने बहुत बार देखा कि वो चाय के बहाने जाती थी, वो अपनी आंखें साफ करके आती थी। कई बार सामने बैठी होती थी तो मैं भी हटा लेता था अपनी नजरें। कई बार पता ही नहीं पड़ता था कि रोना शुरू हो गए हैं। और कई बार ऐसा भी हो कि मेरी आंख में भी आंसू होते थे जब हम सुनते थे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि इतने लोगों को और एक ही पैटर्न से आप देखें मारा जा रहा है, देश की राजधानी में ये सब हो रहा है, कैसे हुआ है। सतवंत कौर की कहानी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। वो गर्भवती थी, उसके बावजूद उन पर जो ब्रुटैलिटी हुई उनके साथ, वो तो सियालदह जाने के लिए अपने जेठ से मिलने के लिए नए सूट बनवाए थे, पिकल अरेंज किया था, सास आने वाली थी, क्या कुछ घटा उनके साथ? वो एक ऐसी कहानी है ना जिसके लिए मैं आज भी जब सोचता भी हूँ उनके बारे में तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि कैसे वो एक सिंगर बनना चाहती थी, पर लता मंगेशकर की तरह और कैसे शादी हो जाती है। चलो वो कहती हैं कि मैं अपने घर में खुश थी, मगर क्योंकि पिताजी का पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा नाता था तो वो कहती हैं कि अब हमें अपना वो वाला पिताजी का घर भी देखना पड़ता था, उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैं काम करके खर्चा चला लेती थी उस घर का भी। और फिर जब ये कत्लेआम शुरू हुआ तो कत्लेआम के समय उनके हस्बैंड जब बाहर जाते हैं एक बार, तो उसके बाद वो वापस नहीं आए और वो ये कहकर गए थे कि मैं मिठाई लेकर आता हूँ, अभी ट्रेन का समय होने वाला है और जब तक आऊँ तो तैयार रहना चलेंगे और ये घर का ताला वगैरह मारकर अपनी तरह बिल्कुल घर के बाहर आ जाती कि अब तो हम जा रहे हैं। छोटा बच्चा भी साथ में है और ना ही इनके हस्बैंड आए ना ही इनका ऑटो मिला बाद में कि क्या हुआ। तो ये खड़ी थी अपने पड़ोसी के घर पे और इनके पड़ोसी ने इन लोगों को कपड़े दिए, चेंज करवाया कि आप यहाँ बैठ जाइए बाकी महिलाओं के साथ। तो ये वहाँ बैठी रही, पर जब इनके घर को आग लगाई गई तो ये भागी। और उसके बाद जैसे किताब में लिखा है कि कैसे एक गाड़ी आती और वो गाड़ी इनको अंदर घसीट कर ले जाती और फिर इनका वहाँ पर बलात्कार होता है और गैंग रेप होता है इनका। और फिर जब ये वापस आती है, इन्होंने ये भी बोला कि जब ये चलती हुई वापस आ रही थी तो कितनी औरतों ने क्या क्या बातें करी इनको, वो सब किताब में लिखा गया है कि कैसे आदमियों के साथ औरतें भी उस समय जो इनको कह रही है इनको ताने दे रही थी कि जब ये वापस आ रही थी और इनके ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। ये कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए ना। तो ये वापस आई जब, तो फिर इनके उस पड़ोसी ने इनकी मदद करी, उनको कपड़े दिए। पर असली जद्दोजहद तो उसके बाद शुरू हुई। एक तो उस समय ये भी नहीं पता था इनके बच्चे कहाँ हैं, भाई बहन कहाँ हैं। पर जब कैंप में पहुंची तो इनकी एक बात है आज भी मेरे जहन से निकलती नहीं है। इन्होंने कहा कि मुझे और तो कोई काम आता नहीं था, मुझे गाने का काम आता था, मगर जब आप गाने के प्रोग्राम करते हो तो कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती थी उस समय ऑर्केस्ट्रा के साथ कि ये पहनना है। और उन्होंने कहा कि लाल रंग का सूट पहन के मैं 2 बार कैंप से निकली तो कैंप में सब बातें करने लगे और मुझे कैंप छोड़ना पड़ा। फिर ये कहती हैं कि उनको बुरा लग गया कि शायद मेरे मरे हुए पति को बुरा लग जाए मेरा लाल रंग का सूट पहनना। तो ये बहुत बड़ी बात और ये बताता है कि औरतों के साथ यहाँ क्या क्या होता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं रही है। आज 40 साल हो गए हैं और आज भी कोई ऐसा नहीं कि वो कहीं आराम से बैठी हैं या कोई रिटायर्ड लाइफ जी रही हैं, जो कि शायद मुझे लगता है आपके मेरे घर पे या बहुत लोगों के घर पे ऐसा होगा कि अगर 60 के ऊपर हमारे घर पे लोग होंगे तो शायद एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे होंगे। ये आज भी आप देखो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। एक सफ़ेद पाउडर का बार बार जिक्र हुआ है और इस कहानी में जिक्र एक धोखे का भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं तो आया हूँ तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर देखने के लिए कि तुम्हारी टैक्सियाँ सुरक्षित हों। अनार्म्ड करके गए और उसके बाद फिर हमला हुआ। उस कहानी को ज़रा बताएं।
जब हम व्हाइट पाउडर की बात करते हैं, मैं ये बहुत जगह बोल चुका हूँ, आप भी काफ़ी इंटरव्यू लेते होंगे, आप कभी किसी साइंटिस्ट को बुलाइए, उनसे पूछिए ऐसा कौन सा सफ़ेद पाउडर होता है जो हवा में जब किसी पर पड़ता है तो आग पकड़ लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई मानता नहीं कि वो सफ़ेद पाउडर क्या है। मगर मैंने जितने लोगों से बात करी उन सब लोगों ने बोला है कि उन्होंने देखा है बाकायदा सफ़ेद पाउडर पड़ते हुए, और वो सफ़ेद पाउडर जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता था वो सफ़ेद पाउडर आग पकड़ लेता था। अब ऐसा सफ़ेद पाउडर एक ही है। तो अगर तो ये वो सफ़ेद पाउडर है तो सोचने की बात है कि ये सफ़ेद पाउडर आया कहाँ से। अगर कोई चीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, पीछे स्टेट का कोई हाथ नहीं है, तो इतनी बड़ी मात्रा में वैसे तो केरोसिन मिलना, सफ़ेद पाउडर मिलना, और जो ये फॉल्स नैरेटिव्स फैल रहे थे कि सिखों ने दिल्ली की वाटर पाइप में जहर फैला दिया है या पंजाब से ट्रेनें आ रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? और एक ही पैटर्न से, हर जगह एक ही पैटर्न से हो रहा है। और आप जितनी भी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनीज थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैसेकर, जिन सबसे ज़्यादा लोग मरे उन कॉलोनीज में लोग मरे। वैसे ही जब निर्प्रीत की आप बात करते हैं तो निर्प्रीत के घर पे, क्योंकि ये अच्छे खाते पीते घर से थे, इनके फादर का टैक्सी का बिजनेस था, तो घर पे आश्वासन दिया जाता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तो आपके साथ हैं, ऐसा है वैसा है। पर फिर उसके तुरंत बाद गुरुद्वारे पे अटैक हो जाता है। तो निर्प्रीत गुरुद्वारे जाती हैं, गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी जो है वो लेकर आती हैं साथ में अपने, और फिर उसके तुरंत बाद फिर एक झड़प होती है उनके घर पे। पर थोड़ा माहौल शांत किया जाता है क्योंकि तब तक इनके पास वेपन्स थे घर पे, जैसे हर सिख परिवार में आम है घर पे तलवार होना। तो आई थिंक आज सब घरों में होती है, कुछ लोग शौकिया भी रखते हैं, बट ऐसे भी मोस्टली सब सिख परिवारों में होती हैं। तो उसके बाद जब ये अनआर्म्ड हो गए प्रॉपरली, तो इनके फादर को बोला कि नहीं आए, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के सामने इनको लेकर चले गए, और निर्प्रीत ने उस समय अपने फादर को उसने देखा कि कैसे हजूम में खड़े लोगों ने उनके फादर को आग लगाई है। और उसके बाद उनका दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया क्योंकि वो काफ़ी वोकल थी, वो और उनकी मदर बोल रही थी इसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और निर्प्रीत कहती है कि जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने उनके फादर को जलाया है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब के लिए, उन लोगों को इलेक्शन की टिकट्स मिल गई हैं, वो कह रही है मेरा जस्टिस सिस्टम में बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। आप दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। जी। तो वो कहती हैं कि उसके बाद मेरा सिस्टम में विश्वास खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि मैंने बदला लेना है। एक कहानी, जिन कहानियों के से हम अभी वाबस्ता हुए, जिनसे हम गुजरे, उनमें दुख है, उनमें पीड़ा है, लेकिन कुछ कहानियों में यहाँ उम्मीद भी है। जैसे वो राजस्थानी परिवार जो उन्हें अपने घर पर रखता है, तुरंत उनके कपड़े चेंज करवा के अपने राजस्थानी कपड़े देता है। जो एक कहानी है जिसमें निर्प्रीत की जो कज़न है वो एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ पर है। इन कहानियों को बताइए, क्या उस वक्त उम्मीद की भी कोई लौ थी? क्या उस वक्त रोशनी कम थी लेकिन हर जगह आती तो थी? मैं बोलूँगा उम्मीद की किरण थी, बिल्कुल थी। और ऐसी बहुत कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, ऐसे बहुत से हिंदू परिवार हैं जिनसे मैं मिला हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं, मगर उनकी जब वो बात करते हैं अपने पड़ोसियों के बारे में भी, तो उनकी आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं कि ऐसा हुआ है। और ऐसी बहुत जगह में, थ्रू आउट दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत जगह हुआ है कि हिंदू नेबर्स, मुस्लिम नेबर्स, क्रिश्चियन नेबर्स, उन्होंने अपने पड़ोसियों को बचाया है। उन्होंने उन हजूम से लड़कर भी अपने पड़ोसियों को बचाया है। और मैं बार बार ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ कि हम लोग, दुनिया भर में लोग अच्छे होते हैं, और हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूँगा कि हम लोगों का कल्चर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना मिलता है कि हम लोग वैसे नफरती लोग नहीं हैं। तो इस वजह से जो होप थी, वो होप वहाँ थी, बहुत जगहों पर थी। हमने अभी उम्मीद की बात की, अब कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात। 1984 में इस देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उनकी बेटी डॉक्टर गुरदीप कौर से चंडीगढ़ में आपकी मुलाकात होती है। उनका क्या बयान है, उनका क्या पक्ष है? क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह पर भी इनडिसाइसिवनेस के या उस वक्त उतनी, मतलब कई लोग ये कहते हैं कि साहब इस्तीफा दे देना चाहिए था, हालांकि उसके अपने अलग अलग पक्ष हैं। केसी सिंह साहब का हमने यहाँ किताबाला भी किया था, उसमें वो कहते हैं कि अगर वो इस्तीफा देते तो स्टेट अलग तरीके से देखा जाता, लोगों को लगता है कि भी नहीं सुनी गई, लेनेट होकर स्थिति और एग्रेसिव हो सकती थी। स्टेट कहाँ था उस वक्त? ये बात आपने करी है ना कि यही सबसे पहली बात तो मैंने भी उनसे यही पूछा था कि क्या ज्ञानी जी ने सोचा था इस्तीफा देने के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे क्योंकि उनको पता था कि माहौल अग्रेसिव हो जाएगा और अग्रेसिव हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही। मगर उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो राष्ट्रपति भवन से देख सकते थे। वो कह रहे हैं कि ऐसे धुएं के बादल, काले धुएं के बादल हमें दिख रहे थे और हमें पता चल रहा था कि दिल्ली जल रहा है। वो कहती हैं कि मेरे पिताजी ने कोशिश करी रीच आउट करने की,
जितनी हायर अथॉरिटीज़ थी फ्रॉम होम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, मगर उनके कॉल्स कहीं पर आंसर नहीं किए जा रहे थे, उनके कॉल्स कहीं पर आंसर किए नहीं जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे कि क्या हो क्या रहा है, बिकॉज उनको कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई बताया नहीं जा रहा था कि क्या हो रहा है, तो इस वजह से वो हेल्पलेस थे। ये उनका दावा है। अच्छा, इस पूरे दौर में हमने स्टेट की बात करी, इसमें पीवी नरसिम्हा राव साहब का जिक्र आता है कि आपकी किताब में दर्ज है कि उनका दावा था कि वो कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन फिर कर्फ्यू नहीं रहा और जो परिस्थितियाँ रही। इस बीच मीडिया क्या कर रहा था? कुछ एक पत्रकारों का जिक्र आता है, जैसे सीमा मुस्तफ़ा की जो पूरी डिबेट है कि एक गाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी, सुबह 7 बजे वो पहुँचती है, सीमा मुस्तफ़ा पत्रकार हैं, और उस गाड़ी में 200 लाशें हैं। अब इस बात पर डिबेट है कि उसमें 206 किल्ड लिखा जाए या 200 किल्ड लिखा जाए। इस दौर में मीडिया कहाँ था? और आप उसका जब रिसर्च कर रहे हैं, 10 साल आपने इस किताब में लगाए, तो आप उसका कैसे एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग में या वैसे? एक तो मतलब ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आज के मीडिया में और तब के मीडिया में बहुत फ़र्क था। आज जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, खबरें एक मिनट में ब्रेक होती हैं, उस समय वैसा नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। मगर कुछ पत्रकार थे, जैसे सीमा मुस्तफ़ा हैं, जैसे आपके हरमिंदर कौर हैं भोगल, हाँ भोगल में, बहुत ऐसे पत्रकार थे, उनमें से बहुत महिलाएं थी जो इन इलाकों में गई, जो इन सब इलाकों में भी गई, जो रेलवे स्टेशन पर गई, जो सब जगह गई जहाँ तक जा सकती थी, और उन्होंने रिपोर्ट किया। मगर क्या हमने वो सस्टेन्ड प्रेशर रखा या वो हम इम्यून हो गए, वो थोड़ा सोचने का विषय है। कि उसके बाद देश में बहुत कुछ हुआ। मैं ये भी बोलता हूँ कि 1984 सिख मैसेकर एक has become for staggering delays in the matters of other communal violence. 1984 एक एग्जाम्पल बन गया कि ये इसमें चल रहा है तो चलो। क्या स्थिति है सर? कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं? क्या प्रोसीडिंग है? थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि अभी स्थिति क्या है केसेस की, जितने भी हुए हैं। तो एक तो जितने लोग मरे उतने FIRs नहीं थे, ठीक है। दूसरा, उतने केसेस नहीं थे, और जो केसेस और FIRs थे वो बड़े ऑमनीबस फैशन FIR थे, एक जैसे। और अगर जब आप मिलते हैं कत्लेआम के पीड़ितों से, तो वो आपको बताएंगे, दर्शन भी बहुत बार बोलती हैं, कहती मुझे पता ही नहीं था क्या लिखा उन्होंने, और अंगूठे पे साइन करवा लिया। फिर हम जाके कई बारी पूछते थे, बताओ, कईयों लोगों ने बदलाया भी अपना जाकर, कहीं टेस्टिमनीज भी हुए, कमीशंस बैठे, कमेटीज़ बैठी, बहुत कुछ हुआ। मगर परिणाम एक बहुत सिंपल सा रहा है कि कई हज़ारों की मौत का, आप अगर कहीं 100 में भी केस चले, उनमें से ज़्यादा केस कोर्ट में जाके गिर गए, क्योंकि FIR की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस को परस्यू करने के लिए। और दूसरा, रिसोर्सेस, और दूसरा, स्टेट कितनी एक्टिव है। जब ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट जस्टिस? कमेटीज़ के बाद कमेटीज़ बनी, कमीशंस के बाद कमीशंस बने, SITs भी आए, बहुत कुछ हुआ, मगर जस्टिस नहीं हुआ है। एक पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी है जो रहा, और वही उम्मीद को बार बार मारता है। जैसे इसमें एक महिलाएं जो कहती हैं कि मैं अब दिल्ली कभी नहीं लौटना चाहती, उनका कुछ लौटा नहीं, वो सेफ रहीं, लेकिन उस कार उन पर रहा। उनकी कहानी जरा बताएं। तो वो अपने घर पे थे सारे, और बड़ी वेल ऑफ फैमिली थी, और उनको लगा कि जैसे उन्होंने देखा ये हजूम आ रहा है बराबर, तो हजूम आ रहा था, तो उससे पहले उनके पेरेंट्स ने, उनके हिंदू नेबर्स थे आगे पीछे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप बच्चों को यहाँ भेज दीजिए। तो उन्होंने बेडशीट नीचे बिछाई, और पड़ोसियों ने उस चादर को पकड़ा, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से बच्चे नीचे फेंके। पड़ोसियों ने बच्चे पकड़े, और बच्चे अपने घर लेकर पड़ोसी उनको छुपा दिया। वो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो हमारी भी आंखें नम थी कि पता नहीं हम वापस आके अपने पेरेंट्स को देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो मॉब आता है, मॉब पहले कोशिश करता है अटैक करने के लिए, मगर फिर मॉब एकदम से, वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ कि जो उनके किराएदार थे, उन्होंने पूछा कि ऊपर सिख रहते हैं, बताओ कहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ कोई नहीं रहता, वो चले गए हैं। तो मॉब, वो कहते हैं, वहाँ से हटकर गुरुद्वारे की तरफ बढ़ गया। मगर जो उसका आई थिंक रिजल्ट रहा, वो ये रहा कि वो जो एक ट्रॉमा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने कभी भी मेंटल हेल्थ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, उसकी बात ही नहीं करी। और वो ट्रॉमा इतना है कि आज भी उनकी मदर अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है, वो डर जाती हैं। एक पूरी जनरेशन खराब हुई स्कूल ड्रॉप आउट्स पर। आपने तो आपने एक RTI भी लगाई थी कि जितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए 84 के दंगों के बाद,
उनका और दंगों का उसके इम्पैक्ट से क्या कोई कोरिलेशन है? इस पर आरटीआई सनम ने लगाई, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरी एक जनरेशन ख़राब हुई। वो बच्चे स्कूल में बुलीड हुए, उन बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया और फिर वो अंत में अपनी पढ़ाई छोड़ करके कोई भी मीनियल जॉब लेते हैं अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। उन बच्चों में जो 1984 के जाड़ों में या तो बहुत बहुत ही छोटे थे, बेबीज थे, बिल्कुल टॉडलर थे, या जो देख रहे थे कि हो क्या रहा है, कि उनके सामने उनके पिता की हत्या की जा रही है, उनकी माँ के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन उसे दर्ज नहीं कर पा रहे थे। उस पूरी जनरेशन का के साथ क्या हुआ 84 के बाद, जब वो स्कूल में पढ़ने गए, उनकी लाइफ कैसी है सर? एक तो दो बातें यहाँ पर। एक तो मैं ना इस शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जब हम इसे दंगे कहते हैं, क्योंकि कोई भी राइट, कोई भी वायलेंस जहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व, आप उसको राइट्स कह सकते हैं। इसमें ये एक नरसंहार है, कत्लेआम है, जहाँ पर एक कम्युनिटी को मारा जा रहा था। दूसरी बात ये कि जब कत्लेआम होता है कहीं पर भी दुनिया में कत्लेआम होता है, तो जो सर्वाइवर्स, विक्टिम होते हैं, ये आपकी पहली पीढ़ी होती है जिसने ये सब देखा है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनके बच्चों पर। उसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि पहली पीढ़ी जिसको आपने पूरी तरह से उजाड़ दिया हुआ है ना, और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दर्शन कौर के पति जो एक मीनियल जॉब करते थे, वो हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री बन जाते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो बन सकते थे। कोई भी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है, राइट? तो एक तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी था और वो हो गया। और दूसरा, जब इन बच्चों ने देखा, और इनमें से बहुत बच्चों ने अपने फादर को जलते हुए देखा है ना, उन पर अटैक होते हुए देखा, अपनी मदर्स को लड़ते हुए देखा सिचुएशन से, तो ये बच्चे ऑलरेडी ट्रॉमा में थे। और जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में ये बुली होते हैं, इनको हैरेस किया जाता है। और मुझे लगता है हमें इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए कि बहुत से स्कूलों में इन बच्चों को सीख कबाब बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि 12-13 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है, आई एम अ माइनॉरिटी, मुझे भी आज भी है फियर ऑफ बैकलैश, क्योंकि ये बात मैंने बार बार बोली है कि ये जो डिक्टम है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज बिल्ट ओवर द बॉडीज ऑफ माइनॉरिटीज। और फिर जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, इनको ये भी कहा जाता है ये फादरलेस कॉलोनी से आते हैं, तिलक विहार की बात। और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि तिलक विहार की उस कॉलोनी को आज सब किस नाम से जानते हैं? विडोज कॉलोनी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और बगैर आप जब हर घर में जाते हैं उधर, तो हर घर की स्टोरी एक जैसी है। और इसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़कर डिप्रेशन में चले गए और पढ़ नहीं सके। अब दर्शन और उसका बेटा, अगर दर्शन को और उस हालात से लड़ती रही, उस ट्रॉमा में है पिछले 40 साल से, और उसका बेटा, उसने वो सब देखा है, राइट, और वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, फिर जो मीनियल जॉब मिली वो करनी पड़ी। अब ये दोनों की जिंदगी का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आएगा? उसके ग्रैंडसन पर। और जब आप उनके ग्रैंडसन से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि उन बच्चों को आज भी वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट पता है क्या हुआ है। सो द साइकिल ऑफ ट्रॉमा कंटिन्यूज बिकॉज द साइकिल ऑफ इम्प्यूनिटी कंटिन्यूज। तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम तो एकदम से कह देते हैं कॉम्पनसेशन है जी। और शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आप लॉस ऑफ लाइफ को कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी को कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ टाइम को कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। हम कभी नहीं बात करते रिहैबिलिटेशन की, हम कभी नहीं बात करते रेपरेशंस की। रेपरेशंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपकी किताब शुरू होती है आर्क बिशप देशमंड टूटू के बयान से। एक तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। उनकी बात, उनका जो कोट है वो ये है कि जो रिकॉन्सिलिएशन होगा, जो आपस में समन्वय होगा, वो बाहर से नहीं आ सकता, वो थोपा नहीं जा सकता, वो कम्युनिटी को ही आपस में करना होगा। तो अब जो घटना हो चुकी है, ये तो टेबल पे ऑप्शन भी नहीं है कि अब उसी तरह का वायलेंस हो तभी उसका बदला पूरा होगा। बदला तो नहीं, हम पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे एक लोकतांत्रिक मुल्क में, एक संवैधानिक मुल्क में। तो कैसे इसका रिकॉन्सिलिएशन जुड़ जाए? एक तो बुनियाद तो ये है कि सब जस्टिस दिया जाए, उसके अलावा और समाज को, सरकार को और जो सर्वाइविंग कम्युनिटी है, वो तीनों साथ में बैठ करके कैसे डिसाइड करें कि आगे का जो चार्टर, जो पाथ है, उसमें कोई भी बिटरनेस ना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से उनको भी एक क्लोजर मिले। जैसे कई जो आपके सर्वाइवर्स के अकाउंट्स हैं, वो बार बार कहते हैं आई जस्ट वांट क्लोजर। वो कैसे टूटू के बयान के ध्यान में हम उसको कैसे आगे बढ़ सकते? एक तो डेस्मंड टूटू, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थे। और जो रिकन्सिलिएशन की जब हम बात करते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि ये मैं, आप, सरकार अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। जो रिकन्सिलिएशन की जब बात होती है तो ये समाज, जो पीड़ित हैं, जो सर्वाइवर हैं, ये वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए रिकन्सिलिएशन क्या है।
दूसरा मुझे लगता है सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट से कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है और हम शर्मिंदा हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हाँ ऐसा कुछ हुआ और हम शर्मिंदा हैं। और किताब का रीज़न लिखने का भी एक सबसे बड़ा कारण यही है। वो कारण ये नहीं है कि मुझे लगता है 1984 के बारे में एटलीस्ट कुछ चीज़ें सबको पता हैं। किताब का कारण ये है कि एक्नॉलेजमेंट के साथ हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लेसन ये लेना पड़ेगा कि हाँ ये गलतियां हुई हैं, ये किसी भी कम्युनिटी के साथ हो सकती थी और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा आई थिंक किताब का उद्देश्य लर्निंग यही है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है और ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बांटेगा। और जब समाज आपका बढ़ जाता है आई थिंक इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनी कंट्री। ये आपको लगेगा उस समय कि इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये बहुत आपकी जीत हो रही है, बट इट इज़ अनहेल्दी फॉर एनी कंट्री। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। और जब हम क्लोजर की बात करते हैं तो ये लोग ना ही देख रहे हैं कि किसी को माफ़ करना है, ना ही ये चाहते हैं कि ये भूल जाएं। इनके लिए क्लोजर है कि आप एक्नॉलेजमेंट तो कीजिए। जैसे मुझे आज भी याद है, लक्ष्मी जी में उनके साथ बैठा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो कहती मुझे बहुत अफसोस है और मुझे इस बात का दुख होता है कि 1947 में हमारे बाप दादा उजड़ कर आए, हमें लगा ये हमारा घर है, और 1984 में जब हमारे साथ ये हुआ और सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हुए तो उसके बाद उनके जहन में ये दिमाग आता है कि उनके जहन में एक बात आती है कि क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूं? और जब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज को। इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है हमने उसी का साथ देना है। इंस्टीट्यूशंस ये भूल गए हैं कि आप ये जो इंस्टीट्यूशन हैं आप हिंदुस्तान के लिए हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए हैं। आप सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को सर्विस देने के लिए नहीं आए हैं। उस बात को मुझे लगता है हम सब भूल चुके हैं और हम सब में भी डर का ऐसा आई थिंक एक ऐसा खौफ है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। हमने ब्यूरोक्रेसी को भगवान बना दिया हुआ है। हम उनको सेलिब्रेट IAS UPSC या किसी का रिजल्ट आता है, हम पता नहीं ऐसे खुशियां मनाने लग पड़ते हैं एकदम से। तो वो जब हमने माहौल बना दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जब हमने उसको कंपनी बहादुर बना ही दिया हुआ है तो वो वैसे ही काम करेंगे। एक आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, इसमें एक इंस्टीट्यूशन है परिवार, एक संस्था। सतवंत कौर जिससे बहुत दुखी है। मैं आपकी पूरी किताब पढ़ते हुए लगातार सिहरता रहा। एक रीडिंग में, एक सिटिंग में ये किताब नहीं फिनिश की जा सकती है। आपकी किताब में कई कहानियों से मैं हिला सिहरा, लेकिन आखिरी कहानी जो आपने किताब के बिल्कुल आखिरी में रखी है वो मुझे बहुत, मतलब मुझे लगा कि मैं उस किताब से अलग नहीं हो पाया हूँ। उनकी माँ का मृत शरीर घर पर है, लेकिन लखनऊ में जाकर उन्हें अपनी संगीत की परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि क्रिमेटोरियम के लिए भी तो पैसा चाहिए। 10 बरस बाद उनका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो बैठा हुआ है सीढ़ियों पर, क्योंकि बड़े बेटे की डेथ हो गई है। इस बार भी कोई सामने नहीं आएगा और वो अंत में कहती हैं कि 10 साल पहले मैं यहाँ खड़ी जब मेरे पास अंतिम संस्कार की, माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, 10 बरस बाद बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। इनकी कहानी बताएं। इनकी कहानी से ना मुझे एक और कहानी लगती है कि ये बहुत औरतों की कहानी है। ये बहुत औरतों की कहानी है हिंदुस्तान में। वो सेल्फलेस होकर सबके बारे में सब कुछ करेंगी और सारी उम्मीदें भी उनसे ही हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगी। और वही आई थिंक जब हम सतवंत की बात करते हैं तो ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग बात थी जब उन्होंने ये बात बोली। और मुझे पता है कि ऐसा समाज में होता है। मैं ऐसे एक और व्यक्ति को जानता हूँ जिनकी जो डेथ बेड पर थे और उनके फादर ने उनको बोला कि उनके बेटे ने बोला कि अबू अब अम्मी को बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अम्मी को मत बुलाना, तुम उन्हीं पैसों से हमें घर ले जाओ। उनको पता था कि हम तो शायद अब बचेंगे नहीं, तो शायद ये जो पैसे इनका और भी तो खर्चा होगा, क्रिमेशन होगा, बहुत कुछ होगा। तो वैसे ही जब इन्होंने मेरे से ये बात बताई कि इनकी मदर का क्रिमेशन था, उसके बाद इनको इमीडिएटली जाना पड़ा, परफॉर्मेंस थी, वो यही बात थी कि आपको घर चलाना है पूरा। आप एकदम से उजड़ चुके हैं, आपके पास ना ही घर है ना आपके पास कोई और सपोर्ट है। तो आपको जब घर चलाना है, आपको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, उन पैसों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो
और वही सिचुएशन में ये 10 साल बाद आ जाती हैं, बिल्कुल जब इनका बड़ा बेटा गुजर जाता है और बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इस 10 साल में इनके ऊपर इनके भाई बहन की जिम्मेदारी थी, इनके घर की जिम्मेदारी थी, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते आप इनके पास कुछ नहीं बचा। और आज और वही भाई डिसून भी करते हैं कि तुम ये काम करती हो, हम तुमसे राब्ता नहीं रखना चाहते। बिल्कुल। लेकिन वही बहन इनके लिए स्कूटर की दुकान खुलवा रही, तब इनको समस्या नहीं है। बिल्कुल। पर ये एक हमें कंडीशन किया जाता है ना सेल्फलेस होने के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ भी सोच लें, कुछ भी फैसला कर लें, या अपने बारे में आपको आप ये भी कह दें कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो वो एकदम से कह दिया जाता है आप बहुत डिमांडिंग है। इट इज अ सैड ट्रूथ। अंत का सवाल है सर, इस पूरी किताब में कई सारी ऐसी कहानियाँ थी जो व्यक्ति पर निर्भर थी, कॉलोनी के अलग अलग में। हमने कुलभाटा का जिक्र सुना था कि बरसों पहले वहाँ कोई आक्रमण हुआ था और उसके बाद लोग वहाँ से पूरा गांव छोड़कर चले गए थे। आपने इसमें होंद की कहानी लिखी है, वो कहानी हमारे दर्शकों को बताएं कि एक पूरा गांव जो छोड़कर चला गया सिख विरोधी दंगों में, और वो दिल्ली की बात नहीं है, वो बॉर्डर एरियाज पर बात है जी, गुड़गांव के पास जी, और वो डिस्कवर कैसे हो गांव, जरा उसकी भी कहानी बताएं। तो अब ये जो ग्यासपुरिया साहब हैं, ये एमएलए बन चुके हैं पायल सीट से ना? पायल कंस्टिट्यूएंसी लुधियाना के पास से। तो ये इंजीनियर हुआ करते थे यहाँ पर एक दिल्ली में, और वहाँ पर जब ये काम कर रहे थे तो उन्हें किसी ने बताया कि ऐसे होंद के पास होंद चिल्लर करके गांव है, वहाँ पर ऐसे पूरा का पूरा गांव जो है मार दिया गया, उजड़ गया। तो ये जो होंद था बड़े प्रॉस्पेरस सिखों का, 32 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे उधर, तो बड़ा प्रॉस्पेरस इलाका था। वहाँ पर अटैक होता है, मगर जो अटैकर्स हैं वो बाहर से आते हैं। गांव वालों ने पूरी कोशिश की रोकने की, पर जब आप ओवर पावर कर दिए जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चों को मारा गया, औरतों के साथ बलात्कार हुए, मारा गया, और उनकी ज़मीनें चली गई, और कुछ परिवार जो हैं वहाँ से छोड़कर जो फिर वापस पंजाब आए। फिर ऑफ कोर्स कमेटीज़ बैठी, कुछ कमीशन आए, और एक कॉम्पनसेशन जो मैं बात करता हूँ, फिर से वही दुर्भाग्य से फिर कॉम्पनसेशन की बातें उठी, तो वो पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। एक प्रॉस्पेरस गांव वो उजड़ गया, कुलधरा की तरह। हाँ, और वो आए कहाँ से थे? ये सब भी रेफ्यूजीज थे। तो मतलब 47 के एग्जैक्टली। तो ज़्यादा दुख की बात वो होती, क्योंकि मैं एक रेफ्यूजी परिवार में पला बड़ा हूँ, और मुझे पता है कि वो फैमिलीज, हमारे नाना दादा दादी, एक ट्रॉमा है उनको, और वो ट्रॉमा, और आज भी उनको अपना घर याद आता है, पर ट्रॉमा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा है। और कभी मैं पूछता हूँ कि आप इतना अपने घर की बात करती हैं, आप जाना चाहती हैं? तो वो एकदम से कह देती नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शायद वहाँ जाना वो सब चीज़ें फिर से ताज़ा कर देगा कि क्या हुआ था। तो वो साइकिल ऑफ ट्रॉमा जो है, और ये सोचिए कि ये जो परिवार थे, जब मैं अगर अपने परिवार की भी बात करूँ, ये परिवार थे, ये यहाँ कर वापस आए, इन्होंने मेहनत करी, चीज़ें करी, इनके लिए चीज़ें फिर ठीक हो गई, मगर वो ट्रॉमा वहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बात ही नहीं होती ट्रॉमा की। और स्पेशली औरतों के मेंटल हेल्थ की बात तो हमारे यहाँ करना मना है, बिल्कुल बात नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, बहुत शर्म की बात है ये। यही बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी संसद में कही थी कि 1984 में जो कुछ हुआ वो राष्ट्रीय शर्म की बात है। हमने इस किताब के आश्रय जिन कहानियों पर बात की है, वो कहानियाँ बहुत सराहने वाली हैं, वो कहानियाँ बहुत डराती हैं, बहुत ट्रिगर वार्निंग के साथ भरी हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनना, उन्हें कहना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम और आप अपने तय ये तय कर सकें कि भारतीय न्याय व्यवस्था, जो भारत हम चाहते हैं, वो कैसे बनेगा। और ये सिर्फ उनकी दुख की, उनकी पीड़ा की, उनकी भोगे हुए कठिन यथार्थ की या उन पर ढाई गए जुल्मों की कहानियाँ नहीं हैं। ये कहानियाँ उनके अदम्य जिजीविषा की, उनकी अटूट विश्वास की, और उस संगति की कहानियाँ हैं कि हम इस परिस्थिति से लड़ेंगे और आगे बढ़ करके अपने जीवन को बेहतर करने की उम्मीद रखेंगे। तो इसमें सिर्फ आंसू नहीं है, उन आंसुओं के बाद एक मुट्ठी भी है, जो मुट्ठी भींच कर ये कहती है कि हम राज्य की आंखों में डालकर कहते हैं तुमने हमारे साथ गलत किया था। किताबवाला का ये एपिसोड यहीं तक। इसे रिकॉर्ड किया था मोहन और प्रशांत ने। सनम जी, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, यशपाल की कहानी है दुख का अधिकार, वो खोज कर पढ़िएगा। आप
इस बातचीत से उसको और जोड़ पाएंगे कि कैसे हमारे पास तो कम से कम ये सुविधा है कि हम दुख पर रो लें। कई लोगों के पास, जैसे इसी कहानी में सतवंत कौर के पास वो सुविधा नहीं थी कि वो अपने दुखों पर रो सकें, क्योंकि उन्हें वो बच्चे भी देखने थे जो उनकी ओर टुकटुकी लगाए आंखों से देख रहे हैं कि रोटी मिलेगी। नमस्ते, विदा।